हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत से प्रतियोगी छात्रों ने कहा था कि बंदरोगा मुख्य परीक्षा के लिए विद कंपटीशन टाइम्स परीक्षा रिफ्रेशर की बुक को करा दीजिएगा। तो हमने आज से इसको ध्यान में रखते हुए पहला चैप्टर इससे संबंधित कराने चल रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर है राष्ट्रीय वन नीति। इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या पढ़ इसमें है। भारत में प्राचीन काल से ही वन प्रबंधन प्रचलन में रहा है, जिसके प्राचीन साक्ष्य अथर्ववेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। आधुनिक वन प्रबंधन भारत में तब प्रारंभ हुआ जब डॉक्टर ब्रांडिन्स को भारत का प्रथम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (IGF) नियुक्त किया गया। भारत का पहला फॉरेस्ट एक्ट 1869 में पारित किया गया। 1870 में वन विभाग का गठन किया गया। भारत में वन अधिकारियों का प्रशिक्षण 1878 में प्रारंभ हुआ, जब देहरादून में एक प्रशिक्षण संस्थान खोला गया। इसमें पहला हेडिंग है वन नीति। इसके अंतर्गत देखेंगे भारत में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई, जिसे डॉक्टर वायलकर की रिपोर्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 1893 के आधार पर तैयार किया गया था। 1894 की वन नीति। इसमें पहला है नीति का मुख्य उद्देश्य देश की सामान्य आवश्यकताओं पर केंद्रित था। वनों के प्रबंधन का उद्देश्य ये है प्राथमिक जलवायु व भौतिक पर्यावरण का प्रबंधन। द्वितीय है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति। 1892 में ही 1894 की नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अब देखेंगे हम लोग 1952 की वन नीति। इसमें पहली बार देश के कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र को रखने की बात की गई। साथ ही वन जीवों के संरक्षण की बात की गई, जबकि इसका ध्यान टिम्बर प्रोडक्शन पर भी बना रहा। अब 1952 के जो मुख्य पॉइंट थे जिस पे बात की गई थी उसको देखेंगे। इसमें पहला है वन्य जीव संरक्षण, दूसरा जलीय तंत्र में वनों का महत्व, उसके बाद है मृदा गुणवत्ता वृद्धि में वनों की भूमिका, कृषि उत्पादकता, सतत टिम्बर प्रोडक्शन। ठीक, अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों का वर्गीकरण। तो कौन कौन में वर्गीकरण किया गया है? तो वह है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष क्षेत्र। आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या था वो है मैदानी क्षेत्रों में 35%, उसके बाद पर्वतीय भागों में 65%, उसके बाद सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन और देश के कुल भूमि का 1/3 भाग का वनाच्छादन। आगे देखते हैं उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था वनों का संरक्षण और लोगों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति में लोगों का सहयोग व प्रबंधन करना। तत्पश्चात पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 अपनाई गई। इसमें 1988 की वन नीति क्या थी इसमें देखेंगे हम लोग। 1988 की नीति में खाली भूमि या अनुपयोगी भूमि पर वनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया। पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 भाग से कम वन क्षेत्र नहीं होंगे। आगे है इसी में वनों की उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक, और पर्यावरण अस्थायित्व और पारिस्थितिकी संतुलन। इसमें राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्य में हम लोग अभी देखे हैं। पहला उद्देश्य देख लिए, दूसरा देख लिए, अब देखते हैं और उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में जनजाति समुदाय के लिए जलावन लकड़ियों और पशुओं के लिए चारे की ज़रूरतों को पूरा करना और वनों को संरक्षित कर अपनी प्राकृतिक विरासतों को रक्षा करना। अब आ गया वन नीति की आवश्यकता क्यों। इसमें हम लोग देखेंगे वर्तमान एवं भावी पीढ़ी की पारिस्थितिकी व आजीविका संबंधी सुरक्षा के संरक्षण हेतु लाया गया और कार्बन स्थिरीकरण और जैव विविधता में वनों का योगदान। आगे वन नीति से संबंधित तथ्य। इसमें हम लोग देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ वीक का इतिहास। इसके अंतर्गत देखेंगे भारत में पहला वाइल्ड लाइफ वीक 1957 में मनाया गया था। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड ने पूरे भारत में वन्य जीव संरक्षण के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1952 में वन्य जीव सप्ताह की स्थापना की। पहली बार 1955 में वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया था, लेकिन बाद में 1957 में इसका नाम वाइल्ड लाइफ वीक कर दिया गया, जिसे प्रति वर्ष 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में देखेंगे तो पहला है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं द्वारा लोगों की आजीविका में सुधार।
पर्यावरण स्थिरता एवं जैव संरक्षण इको टूरिज्म। अब वन महोत्सव में देखेंगे कब मनाया जाता है, तो यह 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1950 में के.एम. मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया। अपना वन अपना धन योजना ये कहाँ मनाया गया था, कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में। उद्देश्य इसका जो था वो वनारोपण को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं, वन अनुसंधान संस्थान में देखेंगे यह स्थापना हुआ था इसका 1906 में, और कहाँ शुरू किया गया था, तो वो देहरादून उत्तराखंड में। और उद्देश्य इसका क्या था, तो उद्देश्य था वनों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान करना एवं वनों के संबंध में शिक्षा देना। ठीक, और था क्षेत्रीय केंद्र बंगलौर, कोयम्बटूर, जबलपुर, बुरनीहट, ये आपको लिखना है। अब देखेंगे प्रमुख वन्यजीव संस्थान। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, तो संस्थान और स्थान इन दोनों को देखते चलेंगे। पहला इसमें इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, तो वो कहाँ स्थित है, वो देहरादून में स्थित है। उसके बाद केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है। आगे भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, वो देहरादून में है। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये कोयम्बटूर में स्थित है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये है नागपुर में। इसको कभी कभार पूछ देता है, ऐसे दिया नीरी दिया रहता है NEERI, ठीक है, ऐसे करके 60 इसका जो करके पूछता है। तो अगर दिया रहेगा नीरी की स्थापना कहाँ हुआ, तो नागपुर में भी आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान तो नागपुर में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र वो कोलकाता में स्थित है। अब देखेंगे हम लोग नेशनल फॉरेस्ट कमीशन NFC, इसके अंतर्गत 7 फरवरी 2003 को शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है चेयरमैन इनके थे BN कृपाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 2006 को प्रस्तुत किया। उनके 360 सुझावों में से कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हैं। पहला है वानिकी व वन्य जीवों के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना की जाए। दूसरा है कम से कम राष्ट्रीय बजट 2.5% वानिकी के क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा जाए। नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन 1986 में किया गया। 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण और इको डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। 1986 के NWDB को ग्रामीण विकास मंत्रालय में बंजर भूमि के वनीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम, कि पर्यावरणीय अधिनियम कौन कौन से लाए गए थे राष्ट्रीय वन नीति में, उनको हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो पहले हम लोग देख रहे हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 में। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 में। ठीक, ये एग्जाम पूछता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। उसके बाद है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। ठीक, तो इस तरह से ये जो है अधिनियम, पर्यावरणीय अधिनियम जो है वो एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य 17 रखे गए थे, जो थे 17 सतत विकास लक्ष्य, उन कौन कौन थे एक एक करके हम लोग देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ देता है कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ देखते हैं एक एक करके। पहला है गरीबी की समाप्ति। दूसरा भूखमरी से मुक्ति। तीसरा है स्वास्थ्य और सुरक्षा। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है जल एवं स्वच्छता। सातवां है किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास। नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां है असमानताओं में कमी। 11वां है संवहनी शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। 13वां है जलवायु कार्रवाई। और 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा। 15वां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा। 16वां है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। आगे देखेंगे, ये हो गए सतत विकास के जो 17 लक्ष्य रखे गए थे, उनको देख लिए। अब आगे है प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण और मानवाधिकार संगठन। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे संगठन, स्थापना वर्ष और मुख्यालय इनका कहाँ कहाँ है। तो पहला है इसमें यूनेप, 1972 में यह स्थापना किया गया था और मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। रेड क्रॉस है, इसकी स्थापना 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। ग्रीन पीस का स्थापना 1971 में हुआ था, मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है।
आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में स्थापना किया गया था और मुख्यालय था लंदन इंग्लैंड में। WWF जिसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जाना जाता है, इसकी स्थापना 1988 में हुआ था, मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। ह्यूमन राइट वॉच इसकी स्थापना 1978 में हुआ था और मुख्यालय इसका जो है वो न्यूयॉर्क USA में है। IPCC जो है उसकी स्थापना 1988 में किया गया, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ट्रैफिक 1976 में स्थापना किया गया था और मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में स्थित है। वेटलैंड इंटरनेशनल इसकी स्थापना 1996 में किया गया था और मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड में है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ इसकी जो स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी और मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। IUCN ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था और मुख्यालय था ग्लेंट स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं, आगे है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन और संधियाँ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में जो हुआ था, कब हुआ था? 1972 में, ठीक। और इसके क्या क्या तथ्य थे उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें तथ्य पहला था पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई, ठीक। दूसरा है मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में जो है हुआ था और उसका जो वर्ष है वो 1987 है और संबंधित जो तथ्य थे उनको देखेंगे। तथ्य है ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अब रियो सम्मेलन ब्राज़ील में है, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी और संबंधित जो तथ्य थे वो है सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई। अब आते हैं आगे क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी +5, ठीक। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1997 में हुई थी, ठीक है। स्थापना नहीं, जैसे सम्मेलन जो हुआ था वो 1997 में हुआ था और इनका जो संबंधित तथ्य थे वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान कम करना और 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती करने का निर्णय लिया गया। अब आ गया जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, जिसको रियो +10 सम्मेलन भी कहा जाता है, पृथ्वी +10 सम्मेलन भी कहा जाता है। ये हुआ था 2002 में और इसके संबंधित तथ्य थे, जिस तथ्यों पे बात हुई थी वो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं और गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमत, सतत विकास पर बल दिया गया। आगे है कानकुन सम्मेलन जो मैक्सिको में है हुआ था और कब हुआ था? ये हुआ था 2010 में और इसके जो तथ्य था प्रमुख वो $100 अरब से हरित जलवायु कोष को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अब आते हैं रियो +20 सम्मेलन ब्राज़ील, जिसको पृथ्वी +20 सम्मेलन भी कहा जाता है। ये जो हुआ था सम्मेलन वो 2012 में हुआ था और इससे संबंधित जो तथ्य थे वो थे द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया। 0 हंगर चैलेंज, सभी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये संबंधित तथ्य थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है वो है जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन जो नीदरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? वो 2021 में हुआ था और इसके जो प्रमुख तथ्य थे, जिस तथ्यों पे बात हुई थी वो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई। आगे देखते हैं, अब भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख जो आंदोलन थे उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे बलिया पाल आंदोलन। ये हुआ था उड़ीसा में गांव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग रोकने के लिए। उसके बाद शांति घाटी आंदोलन हुआ केरल में 1973 में। फिर चिपको आंदोलन हुआ 1974 में उत्तराखंड के रेडी गांव से। आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी तथा चंडी प्रसाद भट्ट। उसके बाद मैत्री आंदोलन हुआ था 1994 में। इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के चमोली से की थी। फिर उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था, ठीक, 1980 के दशक के प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है नवधान्य आंदोलन 1982, तो जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद आया नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में, जिसका नेतृत्व किया था मेघा पाटेकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति राय द्वारा। उसके बाद देखेंगे एपिको आंदोलन जो हुआ था 1983 में, स्थान था कर्नाटक और नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने। उसके बाद आता है लास्ट विश्नोई आंदोलन जो हुआ था 1971 में और उसके नेतृत्वकर्ता थे अमृता बिश्नोई, ठीक। इस तरह से भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलनों को भी हमने देख लिया। चलते हैं आगे, सामाजिक वानिकी में देखेंगे
पहला, सामाजिक वानिकी जनता के सहयोग से देश की हरितिमा में अभिवृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मुख्य बिंदु क्या था सामाजिक वानिकी के। तो प्रमुख बिंदु था बंजर भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण, विनष्ट वनों का पुनरुद्धार, उसके बाद गांव में मकानों के निर्माण हेतु लकड़ी प्रदान करना, जानवरों को हरा चारा देना, बाढ़ और मृदा अपरदन का नियंत्रण करना, ये प्रमुख बिंदु थे। आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय वन नीति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक, इसके अंतर्गत एक एक करके हम लोग सब पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। पहला है, भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिन्होंने अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले ही वन नीति बना ली थी। 1894 में भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति औपनिवेशिक सरकार द्वारा वनों को एक संरक्षक और लकड़ी उन्मुक्त तरीके से प्रबंधित करने के लिए अपनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत की इस राष्ट्रीय वन नीति ने सिफारिश की कि देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग वन आच्छादन के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। 1988 में नीति को संशोधित किया गया क्योंकि सरकार ने पारिस्थितिक नुकसान, पर्यावरणीय शोषण और जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे कर्तव्य के बारे में अधिक जागरूकता विकसित की। आगे है वनों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से थे इसमें। तो अनुच्छेद 48A है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 51AG, मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51AG के अनुसार प्रत्येक नागरिक को वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना चाहिए। अब आ गया अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची के तहत वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को भारत के संविधान के समवर्ती सूची के में शामिल किया गया है। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों वनों से संबंधित मामलों पर कानून बना सकते हैं। आगे है राष्ट्रीय वन नीति 1952। इसके अंतर्गत देखेंगे 1952 की राष्ट्रीय वन नीति ने यह सुझाव दिया कि 65% पहाड़ी तथा पर्वतीय प्रदेशों में तथा 35% मैदानों में देश की कुल भौगोलिक प्रदेश का 1/3 वन प्रदेश होना चाहिए। और यह सुझाव दिया कि वृक्ष भूमि का विस्तार नदी नहर के तटों, सड़कों, रेलवे तथा उन प्रदेशों पर किया जाए जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने देश के वनों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला है सुरक्षित वन, इसमें यह भौतिक तथा जलवायु की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। दूसरा है राष्ट्रीय वन, इसका उपयोग देश के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरा है ग्रामीण वन, यह गांव तथा निकटवर्ती शहरों के ईंधन की आवश्यकता तथा घरेलू जरूरतों को पूरा करता है। चौथा है वृक्ष भूमि, इसके अंतर्गत इस नीति ने वन महोत्सव के वार्षिक आयोजन तथा जुलाई अगस्त के महीने में वृक्षारोपण सप्ताह के आयोजन पर विचार किया। पाँचवें पहला है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के लक्ष्य। इसमें हम लोग देखेंगे जनजाति लोगों को स्थानांतरित कृषि छोड़ देने के लिए समझाना, वन संसाधन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना, वन प्रदेशों में मवेशी, भेड़ तथा बकरियों को चरने से रोकना। आगे है ग्रामीण प्रदेशों में ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करना, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इमारती लकड़ियों की उपलब्धता में सुधार लाना, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत प्रदेश में वृद्धि करना, वानिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। छठा है राष्ट्रीय वन नीति 1988। ठीक, अब छठे में पहला हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से हैं? पर्यावरणीय अस्थायित्व और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना ताकि मानव, पशु और पौधे सभी को जीवन का एक सुनिश्चित आधार प्रदान किया जा सके। आगे है ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या के लिए लघु वन उत्पादों, जलवान की लकड़ियों और उनके पशुओं के लिए चारे की जरूरतों को पूरा करना, प्राकृतिक वनों को संरक्षित कर अपनी प्राकृतिक विरासतों की रक्षा करना, सघन वनीकरण कार्यक्रम और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक रूप में वन क्षेत्र का विस्तार करना, खासकर अनुपयोगी तथा अपर्दित भूमि पर। वनों की उत्पादकता को बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति आबाद रूप से हो सके, वन उत्पादों के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देना और जहाँ तक संभव हो सके लकड़ी का विकल्प ढूंढना। इस वन नीति के अन्य उद्देश्यों में जनसंख्या की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, वन्य जीव संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, नदी अपवाह क्षेत्रों में मृदा अपरदन और बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण, मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में
मरुस्थल के विस्तार को रोकना आदि प्रमुख है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक जन आंदोलन और जन जागरूकता को बढ़ावा देना ताकि वनों के उचित संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। इस नीतियों में उल्लेखित उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 1/3 क्षेत्रफल वनों और वृक्षों से आच्छादित करने का लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे वन क्षेत्रों के उपयोग को हतोत्साहित करना जिनसे वनों को नुकसान हो। वन्य जीव संरक्षण को अत्यधिक महत्व देना चाहिए। झूम कृषि को हतोत्साहित कर बागानी कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे है वनाग्नि और अतिचारण प्रबंधन को विशेष महत्व देना चाहिए। स्थानीय लोगों के वन अधिकारों और उन्हें मिली छूट के बारे में उन्हें बताना चाहिए और यह संदेश देना चाहिए कि वनों का संरक्षण उनके हित में ही है। वन आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति जहां तक संभव हो सके स्थापित वनों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्थानीय लोगों को जरूरत कच्चे माल को उगाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन और लाभ देना चाहिए। वनों के विस्तार, शोध और प्रबंधन पर विशेष बल देना चाहिए। इन रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए व्यापक वित्त पोषण सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही वनों को राजस्व का स्रोत समझने के बजाय उसे राष्ट्रीय संपदा समझना चाहिए। इन सब से अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कानून और पर्याप्त आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए। जनवरी 2021 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र 24.62% है। ठीक, इसमें हम लोग नई राष्ट्रीय वन नीति 2018 का मसौदा में देखेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा वन नीति 2018 जारी की गई। इस नीति को मुख्यतः पुरानी नीतियों में रह गई खामियों और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नए प्रावधानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ज्ञातव्य है कि भारत विश्व में वनों की अत्यधिक विविधता वाले देशों में से एक है और देश का लगभग 22% भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। अब 7वें में पहला हम लोग देखेंगे नई मसौदा नीति की आवश्यकता क्यों। इसे वर्तमान और भावी पीढ़ी की पारिस्थितिकी व आजीविका संबंधी सुरक्षा के संरक्षण हेतु लाया गया। पारिस्थितिकी सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के कुल भू क्षेत्र के कम से कम 1/3 भाग व वन और वृक्ष आच्छादन की आवश्यकता है। देश के करीब 25 करोड़ लोगों को वनों से जलवान लकड़ी, चारा, बांस जैसे वन उत्पादों की प्राप्ति इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। अतः वनों के प्रभावी संरक्षण की सख्त आवश्यकता है। बदलते पर्यावरणीय दशाओं को देखते हुए पूर्ववर्ती नीति में बदलाव आवश्यक थे। कार्बन स्थिरीकरण और जैव विविधता में वनों का योगदान अति महत्वपूर्ण है, जो इनके संरक्षण हेतु नीति निर्माण की महत्ता को दर्शाता है। अब 7वें में दूसरा है मसौदा वन नीति 2018 के प्रमुख दिशा निर्देश। प्राकृतिक वनों के परिरक्षण और संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता और जैव विविधता के संरक्षण का रख रखाव, वनों की प्राकृतिक रूपरेखा से समझौता किए बिना इनके क्षरण को रोकना, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं द्वारा लोगों की आजीविका में सुधार करना, नदियों के जलभराव क्षेत्रों और आर्द्र भूमि क्षेत्रों में एकीकृत वाटरशेड्स प्रबंधन तकनीकों और कार्यों द्वारा अनाच्छादन तथा मृदा वनस्पति की सेहत अच्छी बनी रहे, वन रोपण एवं पुनर्वनीकरण द्वारा देश भर में खासकर सभी अनाच्छादित एवं निम्नीकृत वन भूमियों और वनों के बाहर स्थित भूमियों पर वन वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करना, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में निवासियों की बेहतरी के लिए ये हरित क्षेत्रों का प्रबंधन और विस्तार करना। अब 7वें में तीसरा हम लोग देखेंगे मसौदा नीतियों की खामियां। नई मसौदा नीति के प्रावधान काफ़ी अस्पष्ट और उलझाऊ हैं। इसमें केंद्रीकृत शासन के बारे में बहुत कम जिक्र किया गया है तथा सामुदायिक भागीदारी शब्द का बेहद हल्के रूप में प्रयोग किया गया है। मसौदा नीति ग्राम सभाओं एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की बात करता है, जबकि JFM समितियों को सांविधिक रूप से सशक्त ग्राम सभाओं से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। मसौदे के अनुसार वनों के संरक्षण और उनमें वृद्धि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को लागू करने का प्रस्ताव है, जो बाजारीकरण हेतु संसाधनों के अनुचित दोहन को बढ़ावा दे सकता है। इस नीति में उत्पादन वानिकी की मुख्य बल क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। अतीत में उत्पादन वानिकी ने हिमालय में प्राकृतिक ओक वनों को पाइन मोनोकल्चर से, मध्य भारत में प्राकृतिक साल वनों को सागौन पौधों से और पश्चिमी घाटी में आदर्श सदाबहार वनों को यूकेलिप्टस व एकेसिया से प्रतिस्थापित कर दिया। इन सबने विविधता को नष्ट किया, जलधाराओं को सुखा दिया और स्थानीय आजीविका को दुर्बल बनाने का काम किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी इस तरह के विनाश को और बढ़ावा दे सकती है तथा वनों से उत्पन्न लाभांशों को कॉर्पोरेट जगत के हाथों में संकेंद्रित कर सकती है। अब हम लोग देखेंगे वन एवं वन्य जीव से संबंधित प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस।
8 जून को है विश्व महासागर दिवस, 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण निवारण दिवस और 1 से 8 अक्टूबर तक वन प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। ठीक, ये रहे आज के सेशन में इतने। इसके बाद आगे दूसरा पार्ट में हम लोग कवर पूरा इसको कर देंगे, तो इंतज़ार करते रहिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।